पास हुआ है। 20 साल का अनुभव 20-25 मिनट में दे रहे हैं आपको। गरीब किसान को अमीर बनाने वाला क्रॉप है। तो इसका यील्ड मैंने रिकॉर्ड तोड़ लिया था 28 क्विंटल पर एकड़। एक बार सोयाबीन की कटाई चालू हो गई, कटते ही लोग बाजार में लेके जाते, रेट कम हो जाता तो मंडी में एक बार इतना माल आ जाता है कि रेट गिर जाते। एक दिन यही क्रॉप इंडिया को मोटिवेट बनाने में फायदेमंद रहेगा। सोयाबीन की सीड जो है वो सोया हुआ रहता है। जब उसको पानी मिल जाता है तो जाग जाता है। एक बार जाग गया ना तो उसको सोने नहीं देने का। फिर सोयाबीन इंडिया का जो क्रॉप कटाई रहती है वो रहती है सितंबर अक्टूबर तक रहती है। उसके बाद जनवरी में कैलिफोर्निया की यानी कि अमेरिका वाली रहेगी। उसके बाद वाली आती है वो चाइना वाली आ जाती है। तो इसके हिसाब से ट्रेंड चलता रहता है कमोडिटी मार्केट में। अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है सोयाबीन की, खास करके इतने डिटेल में मैंने तो कभी आज तक नहीं देखा है। आज हमारे साथ एक ऐसे फार्मर हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है एक फसल में लगा दी है। काफ़ी सारी कंट्री उन्होंने घूमी है और ये जो है सोयाबीन की खेती करते हैं। सोयाबीन का इन्होंने एक विक्रमी मतलब एक तगड़ा उत्पादन लिया है जो कि रिकॉर्ड तोड़ है। आप पूरे इंडिया में कह सकते हैं कि इसका सबसे तगड़ा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लिया है। तो इनका जो अनुभव है वो आज हम पूरा निचोड़ के लेंगे और सोयाबीन में कैसे खेती की जाती है, कैसा हाईएस्ट उत्पादन 28 कुंटल, दोस्तों सोच भी सकते हैं आप कितना तगड़ा उत्पादन वो उत्पादन लेते हैं। तो बुआई से लेके कटाई तक पूरी जानकारी यहाँ पे आज हम लेने वाले हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रशांत भानुदास पाटिल। मैं रहने वाला हूँ राडीवाड़ी, मेरा छोटा सा विलेज है यहाँ। पोस्ट मेरा अंकलखोप है, तहसील पलूस, जिला सांगली और महाराष्ट्र का रहने वाला मैं किसान। तो ये जो आपने सोयाबीन का अभी यहाँ पे प्लांटेशन किया है, ये कितने सालों से लगभग आप कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं और सोयाबीन ही क्यों कर रहे हैं? पिछले 20 साल से मैं सोयाबीन कर रहा हूँ। 20 साल से। अच्छा। तो पहले थोड़ा उत्पादन बहुत कम मिलता था मेरा, 5-6 क्विंटल 7-8 क्विंटल तक ही निकलता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, उन्होंने भी कई जगहों पर मुझे स्टडी करने के लिए भेज दिया था। वहाँ का पूरा जो मटेरियल हो मैं उठा के एक स्ट्रक्चर बना के अभी तक इस मुकाम पर पहुँच गया हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी ये जो खेती है ये अभी प्लांटेशन कब का है, मतलब डेट? अभी ये 4 जून का प्लांटेशन है। मैं ध्यान में रख रहा हूँ कि 1 जून से लेकर 10 जून के तक की जो बुआई है वो हमेशा ज़्यादा यील्ड देने वाली है और फेवरेबल कंडीशन वाले रहते। इस समय जो बुआई करते उसमें से जो सोयाबीन को लगने वाली जो एनवायरमेंटल बैलेंसिंग है वो सब इस महीने में बुआई हुई खेती को मिल जाती है। 6-7 इंच तक की नमी जब पैदा हो जाती है तभी हम क्या करते हैं, बुआई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले हम बात करते हैं कि भारत में जो है सोयाबीन की खेती कहाँ कहाँ की जाती है? भारत में ज़्यादातर एमपी में की जाती है, उसके बाद महाराष्ट्र में की जाती है, फिर कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा में कई जगह की जाती है, फिर गुजरात का कई इलाका है वहाँ भी की जाती है। ओके। और क्लाइमेट कंडीशन इसको क्या रहनी चाहिए सोयाबीन के लिए, खास करके पूरे भारत देश में, और कहाँ कहाँ के लोग इसको लगा सकते हैं? इसके लिए तो बारिश रुक रुक के थोड़ा थोड़ा होने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है वो जो डिग्री डेज है वो थोड़े कम, अभी जो आप देख रहे हैं उसी हिसाब से चाहिए। क्लाउडी कंडीशन होनी चाहिए। टेम्परेचर मानो 30 डिग्री सेंटीग्रेड 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। उसके ऊपर यानी कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है वो जो उसके मॉइस्चर रहता है वो मॉइस्चर 70 to 80% के ऊपर होना चाहिए। और ज़मीन का सॉइल पीएच कैसा रहना चाहिए, ज़मीन कैसी रहना चाहिए? तो ज़मीन आप अभी देख रहे हैं, देखिए कैसी नमी भुरभुरी वाली है। पूरी इसकी मरम्मत बहुत अच्छे से की है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा सॉइल स्ट्रक्चर है वो ऐसे, ये इतना बारिश होके भी अभी ये भुरभुरा है। सोयाबीन ऑल सॉइल में ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ उसके लिए क्या है कि पीएच इस ज़मीन का 7.5-8 तक होना चाहिए। उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरी जो ज़रूरत है वो है कि पानी है वो थोड़ा सा
ज़्यादा दिन तक रहना नहीं चाहिए, वाटर ड्रेनेज होना चाहिए। ड्रेनेज होना चाहिए। अच्छा, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अभी देखिए वाटर ड्रेनेज बहुत हाँ, बड़ी है। इसके आपके सिस्टम के बारे में हम बात ही करेंगे। हाँ। अब हम आते हैं सॉइल के बाद की वैरायटी के ऊपर। हमारे भारत में सैकड़ों वैरायटियाँ हैं, अलग अलग वैरायटियाँ हैं। आप महाराष्ट्र से हैं, यहाँ पे तो महाराष्ट्र में ये वैरायटी आपने लगाई है। आप रिकॉर्ड तोड़ इंडिया का उत्पादन लेते हैं, जैसे कि आपने कहा कि 28 कुंटल दोस्तों उत्पादन लेते हैं। तो आप कौन सी वैरायटी बताना चाहेंगे कि जो हमारे फार्मर्स लगाए या आप लगाते हैं, वो बताइए। हाँ, अभी क्या है, यहाँ चलने वाली वैरायटी जो KDS 344 344, उसका नाम है फुले अग्रणी। तो इसका यील्ड मैंने रिकॉर्ड तोड़ लिया था 28 क्विंटल पर एकड़। हाँ। लेकिन ये वैरायटी कई जगह पे चलती नहीं, बहुत स्टेट में। उसका कारण ये है कि श्योर वाटर नहीं होता है। एग्जैक्ट, हाँ। हाँ, अभी हमारे पास है जो सॉइल है उसमें वाटर की कोई कमी नहीं है। हाँ। अगर बारिश रुक जाती है तभी हम श्योरली वाटर दे सकते हैं। मतलब आपका कहना है ये जो फुल अग्रणी वैरायटी है 344, इसको पानी की जरूरत पड़ती है। अगर बारिश रुक गई 15-20 दिन तक तो पानी की जरूरत पड़ती है। जिनके पास श्योर वाटर है वो ये लगा सकते हैं। ये 130-140 दिन लेती है। अच्छा। उससे कम बारिश जहाँ रहती है मीडियम में, उसके लिए फुले संगम बोल के फुले संगम। KDS 726 ये इंडिया में सारी जगह लगा सकते हैं। सारी जगह लगा सकते हैं। ओके, ओके। वो 100 दिन में निकलती है, 100-105 दिन में। जिस स्टेट में बारिश 100 दिन तक रहती है वहाँ लगा सकते हैं। मतलब कम बारिश एरिया में। हाँ, मीडियम बारिश में। उसके बाद वाली वैरायटी है वो एकदम से कम बारिश जहाँ होती है, जहाँ 60 महीने 2 महीने तक ही बारिश रहती है। अच्छा। उसके लिए 90 दिन वाली वैरायटी है वो KDS 753 बोल के हाँ। फुले कीमिया, वो 90 दिन में आने वाले। दोस्तों, एक्सपीरियंस बोलता है ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि वैरायटी ही मेन बात है। वैरायटी से आगे बढ़ के कुछ नहीं। सॉइल के हिसाब से वैरायटी लगाना पड़ेगा। अगर हमने वैरायटी गलत लगाई, जैसे कि अभी सर ने 2-3 वैरायटी बताई, जो कि एक ज्यादा पानी के लिए, एक मीडियम पानी के लिए और बहुत कम पानी के लिए, ये ऑल ओवर इंडिया आप इन वैरायटियों को लगा के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब सबसे अहम मुद्दा कि हमने सॉइल का चुनाव कर लिया, जमीन का चुनाव कर लिया, अब हमें खेत की जुताई, यानी कि जैसे कि हम मशागत उसको बोलते हैं, बराबर, हाँ। वो जो मेन मुद्दा है, वो खेत कैसे तैयार करना है और उसमें खाद क्या क्या देना है। हम पहले प्लॉइंग कर देते हैं, दूसरी बार वो रोटावेटर डाल देते हैं, राइट। तीसरी बार हम वो सरी निकालते हैं। हाँ, सरी यानी कि ये नाली निकालते हैं। ये कितने फीट से है? ये 3.5 फीट की नाली है। मतलब 2 नाली के बीच में 3.5 फीट का अंतर हाँ, है। ये देखिए इसका टॉप, हाँ। इसका टॉप और इसका टॉप है, ये 3.5 आएगा। नहीं तो इसका बीच वाला ये और उसका बीच वाला ये 3.5 आएगा। 3.5 यानी ये बेड वाला 3.5 है, यहाँ से यहाँ एक बेड 3.5 का है। एग्जैक्ट, मतलब ये 3.5 फीट रहना चाहिए, दो नाली का अंतर। इसको क्यों बनाना है ऐसे? अभी देखिए जब बारिश ज्यादा हो जाती है, हाँ। तब ये पानी ऊपर गिरा हुआ वो नाली से नीचे निकल जाएगा। हाँ। अगर ज्यादा बारिश हो गई और आपने ऐसे फ्लैट पे अगर बुआई की है तो पानी वैसे जम जाएगा, तो उसके रूट जोन है वो खराब हो जाएगा, डिकेइंग हो जाएगा, ज्यादा सड़ जाएगा। हाँ। तो आपको यील्ड नहीं आएगा, दोबारा बुआई करने की जरूरत पड़ेगी। ये जो है ये क्या है, ऊपर और नीचे छोड़ के बीच में लगाया हुआ है। अच्छा। तो ये क्या रहेगा कि ज्यादा वाटर यहाँ का एक्सेस निकल जाता है। अच्छा। और जो बाकी बचा है वो देखो इसमें है, इसमें सूखा एकदम। आपका मतलब सोयाबीन का मूल मंत्र ये है कि उसको जिस तरह पानी ज्यादा लग जाएगा, हाँ। तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन पानी, हाँ। और नमी, हाँ। और उसके बाद एरिएशन होना चाहिए, हवा का होना जरूरी है। ओके। और खाद कौन सा कब देना है इसमें? पहले अभी देखिए स्टार्ट में बेसल में हम क्या करते हैं, नाली बनाने से पहले, हाँ। यानी ट्रैक्टर जब नाली बनाने के लिए आता है, हाँ। तभी उसके आगे फेंक देते हैं, ऐसे फूंक देते हैं। क्या चीज? वो 3 बैग SSP, हाँ। सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 एकड़ के हिसाब से। 1 एकड़ के हिसाब से, हाँ। 1 बैग नीम का छिलका, वो हाँ। कोई कीट ना लगे इसीलिए सीड को, हाँ, उसके लिए देते हैं। उसके बाद रहता है 10 kg वो बेंसल वाला गंधक देते हैं, सल्फर देते हैं, हाँ। और ये 25 किलो पोटैश देते हैं। ओके। बस इतना ही देते हैं। नत्र की अभी तो यहाँ ये सॉइल की टेस्टिंग की हुई है, इसके हिसाब से इसको नत्र की जरूरत नहीं। मतलब सोयाबीन अगर हमारे कोई फार्मर लगाए तो सॉइल टेस्टिंग करे जरूर करना पड़ेगा उसको। एक चीज नोट कर लीजिए दोस्तों, हाँ, ये बहुत जिम्मेदारी वाली काम है कि आपको pH कितना है वो भी समझ में आ जाएगा। अगर pH ज्यादा है तो उसके लिए उसमें और एक दिक्कत वो एक करना पड़ेगा कि जिप्सम डालना पड़ेगा। वही मैं बोल रहा था, क्योंकि ये ऑयल सीड है। हाँ, ऑयल सीड में जिप्सम की जरूरत मात्रा ज्यादा देना जरूरी है। यहाँ तक तो हमारा सेक्शन पूरा हो गया। बराबर। अब हमारी बात आती है इसका प्लांटेशन, जैसे कि हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि टोकन मेथड या तो पेरनी, जो कि ड्रिलिंग मशीन रहती है। बराबर। तो आपके हिसाब से सबसे बेहतर कौन सा है?
बुआई में? अभी तो पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, उसमें से 10 साल तो यही मेरा सिस्टम रहा है। ओके। इसी सिस्टम से देखा जाए, ये देख लीजिए कि यहाँ जो अभी सीड लगा है, ये देखो 9 इंच का डिस्टेंस है। कहीं भी देखिए, ये देखिए, कहीं भी देखिए, आपने फिक्स एक मतलब 9 वित्ता 9 इंच का 9 इंच का डिस्टेंस 2 टोक में लगाया है। एक जगह पे कितना बीज लगाया ये आपने? 2 देख सकते हैं, ये 3 कई जगह 3 लगाए। ये देखो 2 2 2 2 2, ये देखो कई जगह 3 हो जाएंगे, नहीं तो 2 3 2 3 ही है। परफेक्ट। मतलब मैंने ऐसा प्लांटेशन दोस्तों नहीं देखा है जो कि नाली बना के उसके साइड में लोग बराबर। वेजिटेबल में इतना खर्चा करते हैं, मतलब ऐसे बराबर, लगाने की बराबर। कोशिश करते हैं काफी सारे। और ये ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। ये 1500 रुपए 1500 रुपए पर एकड़ के हिसाब से बुआई करने वाले लेबर है हमारे पास। उनको सिर्फ फीचर है कि इतना बताने का कितना सीड डालने का है। अच्छा। अब सीड डालने का है वो भी इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि उसका जर्मिनेशन टेस्ट करना पड़ेगा, तभी ये कर सकते। मैंने अपनी वैरायटी का ये पहले सीड टेस्ट किया है, जर्मिनेशन टेस्ट ली। वो कैसे किया? उसमें germination? वो क्या करने का, जो अपना बोरी होता है। बोरी होता है, हाँ। उसमें क्या करने का कि 50 सीड डाल देने का ऐसा। हाँ। उसके ऊपर पानी डाल देने का, पहले नमी बनाए रखने का, और उसको झाग ऐसे उसके ऊपर और नीचे दोनों फड़का डालने का। हाँ। तो वो 2 दिन ऐसे पानी मारने का थोड़ा थोड़ा, हाँ। सिर्फ नमी रखने का। हाँ। जैसे अपने मोड़ बना लेते हैं ना खाने वाले, हाँ। उसी हिसाब से देख लेने का। 5 दिन बाद आप देख सकते हैं कि कितना जर्मिनेशन हुआ है 50 बीज में। 50 बीज में। अगर 50 बीज में से 40 का जर्मिनेशन आ गया है तो वो बहुत बढ़िया जर्मिनेशन है। उसके ऊपर ही आ गया तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो लगाने से पहले सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है? पहले तो मैं ये बता दूंगा कि 1 एकड़ के लिए मुझे 15 kg सीढ़ी लगता है। 15 केजी? 15 kg लगता है। तो 15 kg के हिसाब से देखा जाए तो 250 ग्राम पीएसबी लगता है मेरे को, और 250 ग्राम राइजोबियम लगता है। पीएसबी और राइजोबियम की मुझे मात्रा लगती है। वो क्या करने का, पहले फ्लैट में बीज ऐसे रख देने का। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ कि 300 मिली पानी, हाँ। और उसमें 100 ग्राम गुड़ डाल देता हूँ। अच्छा, वो काउंट बढ़ने के लिए? नहीं, वो क्या है, वो गुड़ क्या करता है कि पानी डाल दिया तो पानी बीज सोख देता है, चिपका देगा। तो गुड़ क्या करता है, उसको चिपका देता है। Exactly. पानी अगर गया तो गुड़ तो ऊपर रहेगा ना। हाँ। तो नमी वाला गुड़ क्या करेगा, ये पीएसबी और राइजोबियम को चिपका के रखेगा। बहुत बढ़िया। तो ये इस तरीके से तो दोस्तों सीड ट्रीटमेंट करना है, उसको मिक्स कर लेना है पूरा सा इकट्ठा। और वो हाथ से ऐसे डालने का नहीं। अच्छा। सिर्फ क्या करना है, पानी डालने का। ओके। और आपका ये जो टोटल एरिया ये कितना है? अभी ये 2 एकड़ का है मेरा। ये 2 एकड़ का है। 2 एकड़ में 30 किलो आपको बीज लगा। बराबर। और यही हम लोग सीड ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करें तो वहाँ पे कितना बीज लगेगा? तो उससे लगता है 30 kg, मतलब जस्ट डबल लगेगा? डबल लगेगा। ओके। और एग्जैक्ट टाइम थोड़ा बता दीजिए, कंफ्यूजन ना रहे कि लगाने का। हाँ, लगाने का टाइम 1 जून से लेकर 10 जून तक मैं लगा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लगा देते हैं? महाराष्ट्र में लगा देते हैं? महाराष्ट्र में, इस एरिया में। अगर आगे जैसे बारिश अगर यहाँ से मौसम आगे जैसा निकल जाएगा, हाँ। वैसा 1-2 दिन 5 दिन 10 दिन तक डिफरेंस पड़ जाएगा। एमपी यूपी बाकी के स्टेट से धीरे-धीरे जुलाई तक लगा सकते हैं, 1 जुलाई तक लगा सकते हैं। एंड तक लगा सकते हैं। एंड तक लगा सकते ओके, हैं, उनके कोई टाइम के अनुसार लगा सकते हैं, लेकिन लगा ऐसे करेंगे तो उत्पादन ज्यादा है। उत्पादन ज्यादा आ जाएगा। एक बात रह गई कि वीडी साइड का मैनेजमेंट बहुत बड़ा करना पड़ता है इसको, खरपतवार का। वो बहुत बड़ी दिक्कत इसमें रहती है, क्योंकि ये प्लांट जल्दी बढ़ता नहीं शुरुआत में। जब बाद में 1-1.5 महीना हो जाएगा तो किसी भी खरपत को ये ऊपर नहीं आने देगा। अच्छा। वीड को ऊपर नहीं आने देगा। लेकिन 1-1.5 महीने तक इसको संभालने का, इसको बढ़ाने के लिए एक आइडिया करना पड़ता है। अब क्या करते हैं हम, ये जब टोपते तभी क्या कर देते हैं, इसके ऊपर ऑक्सीफ्लोरोपिन नाम का जो वीडी साइड मिलता है, हाँ। वो हम डाल देते हैं। कैसे यूज करते हैं? वो क्या करने का, टोप देने के बाद हाँ। 24 घंटे के अंदर उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सी दवा बताया आपने? ऑक्सीफ्लोरोफिन। वो मैंने उसमें से उसका केमिकल कंपोजिशन बता दिया है। कितने ml यूज करना है? वो 1 ml पर लीटर के हिसाब से। और लगा देने के 24 घंटे बाद नमी रहती है, उसी में मार देना है। बराबर, करेक्ट। आने वाला खरपतवार वो पूरा 1-1.5 महीने तक आपको खरपत नहीं आएगी, और बाद में ये ऊपर आ जाएगा। बाद में ये ऊपर आ जाएगा। अब पेस्टिसाइड्स हमें खरपतवार के बाद हाँ। कितने दिन का ये प्लांट वैरायटी है उसके हिसाब से बनाना चाहिए। अगर 90 दिन का है तो थोड़ा अर्ली वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा, थोड़ा मीडियम वाला रहेगा तो मीडियम वाला स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। आपका बता दीजिए कैसे आप सिस्टम पेस्टिसाइड में कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इसमें इल्ली वगैरह बहुत लगती है। बराबर। जिस तारीख, अभी 4 तारीख को मैंने लगाया, समझो 1 जून को मैंने लगाया। हाँ, 1 जून को लगाया। तो 1 जून तारीख लिख देने का। उसके बाद 10वें दिन बराबर अभी इसको छिड़काव किया है क्लोरोपाइरिफॉस नाम का जो कीटनाशक मिलता है। ओके।
अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं कई किसान, उसके लिए मैं बता दूंगा कि वो निमार का इस्तेमाल कर निमाज़ोल सकते का इस्तेमाल कर सकते हैं, निमार का। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हाँ, रहती है उसके बाद क्या है 25 दिन बाद हम लेते हैं 25 या 30 दिन में। तो क्या देना चाहिए 19-19-19 अच्छा, जो मार्केट में वाटर सोल्यूबल स्प्रे वाला मिलता है, हाँ। वही लेना चाहिए। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट 20वें दिन हमने पहले 19-19 पर लीटर कितने ग्राम के पर लीटर 4 ग्राम, पर लीटर 4 ग्राम से छिड़काव कर दिया। और नहीं जितना पानी उसमें लगे। मिलाना पड़ता है माइक्रो वो न्यूट्रिएंट, उसी में मिलाना। उसी में ही मिलाने का ओके, है, ओके। और वो भी 3 ग्राम पर लीटर से मिलाने का है। पहला कीटनाशक गया, फिर हमारा ये गया। हाँ, हाँ। अब तीसरा चौथा आगे क्या जाएगा? उसके बाद जो स्टेज आता है वो फ्लावरिंग वाला आता है, यानी कि हमको फूल लगने लगते हैं। फूल लगने कितने वाले महीने में? वो इस वैरायटी को लगते हैं 45 डेज में, अच्छा। 45 दिन में लगते हैं। 5% फूल दिखने शुरू हो गए तभी हम उसको एक छिड़काव कर देते हैं 1261 और उसके बाद साथ हम क्या करते हैं, फिर एक बार वो लीफ को ऐसे व्रिंकल करने वाली जो कीट रहती है, हाँ, लीफ को ला जाता है। हाँ, और लीफ खाने वाली रहती है, हाँ। उसके लिए क्या करते हैं उसमें क्लोरोपाइरीफॉस 50% का, हाँ। तो वो 2 ml पर लीटर से या 2.5 ml पर, वो हिसाब से देख के अच्छा। प्लॉट सराउंडिंग के में हिसाब प्लॉट के हिसाब से है। अगर बहुत फ्लावरिंग आ रही है और आपने फ्लावरिंग के समय ही जो ये फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया या वीडीसाइड का नहीं, कीटनाशक का, तो उसमें फूल झड़ने की संभावना है। अच्छा, मतलब 5% फूल लगे उसी टाइम पे हमें जो क्लोरोफाइरीपास ने आपने कहा कि और वही उसके करना साथ चाहिए। उसके 12 बाद 45 डेज के बाद 70 डेज तक कोई भी स्प्रे करने का नहीं है। नोट कर लीजिए, बहुत ये important बहुत बात है। इंपॉर्टेंट बात है। अगर उसके बीच में फ्लावर बहुत लग गए और आप फ्लावर और लगने के लिए स्प्रे करेंगे कुछ भी बूस्टर डाल के ऐसा, तो 20% उत्पादन कम आ जाता है झटके में। जैसे फ्लावर में ज़्यादा ब्लोअर लगा देंगे, फ्लावर कट होकर गिर जाएंगे। जाएगा, हाँ। उसके बाद उसके फ्लावर में अगर वो फर्टिलाइजर जाएंगे तो उससे वो झड़ जाएंगे। उसके बाद उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि परागीभवन होता रहता है, उसके बीच अगर उसमें औषध गया, ये केमिकल गया, तो नपुंसक आ सकता है। हाँ। यानी कि एक ही पॉड में ये 3 के बाद एक ही सीड आएगा, 2 ही आएगी, कम बताना एक कुछ भी नहीं आएगी। तो 70 दिन तक तो हम आ चुके हैं यहाँ तक स्प्रे, उसके बाद हमें क्या करना है? 70 दिन के बाद आपको ये देखना चाहिए कि जो फली लग रही है उसको वो किस हिसाब से लग रही है और फ्लावरिंग खत्म हो गया है क्या, ये देखना पड़ेगा। जब भी फ्लावरिंग खत्म हो जाएगा और फली लगनी शुरू हो गई, हाँ। तभी आपको क्या करना है चाहिए कि 05234 और उसके साथ आपको एक M45 हाँ, फंगीसाइड वो एक बार ही डालना पड़ेगा इस वैरायटी के लिए। और वैरायटी है उसके लिए कॉन्टाप वगैरह लगाना पड़ेगा आपको, या हेक्साकोनाजोल वो लगाना पड़ेगा। लेकिन इस वैरायटी की ये क्या है, ये रस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है पूरे इंडिया में। अच्छा। इसको रस्ट आता ही नहीं है। उसके बाद खोड़ कीड़ी थोड़ा कम वो प्रतिशत देती है, यानी आता नहीं, खोड़ कीड़ी भी कम रहती है उसको। रस्ट यानी कि तांबेरा हमारे यहाँ ज्यादा रहता है। उसके सिम्टम्स क्या है, मतलब कैसे पहचानते हैं? वो इसके पीछे थोड़ा सा क्या रहता है, वो जैसे जंग पकड़ता है ना अपना, हाँ, रस्ट हो गया, रस्ट, तो वैसा ही रस्ट उस कलर का ही रहता है, जला हुआ जला हुआ। वो एक बार आ गया ना तो सब जैसे स्पोर उसके स्प्रेड हो जाएंगे, उसके हिसाब से 1-2 दिन में पूरा प्लॉट खाली हो जाएगा, प्लॉट पूरा खराब हो जाएगा, ये फली नहीं भरेगी। तो उसके लिए हमें जो नेक्स्ट स्प्रे लेना है वो 05234 कितना ग्राम के हिसाब से? वो 5 ग्राम और M45 2 ग्राम के हिसाब से पर लीटर लेना, स्प्रे कर देना, जितना आपको पानी 1 एकड़ में लगे, 1 एकड़ में उतना कि क्या क्या है, वो लेबर किसके हिसाब से चलता है पता नहीं रहता, तो थोड़ा 10-20 लीटर कम ज्यादा हो सकता है। तो ये आखिरी स्प्रे रहेगा? नहीं, इसके बाद वाला एक रहेगा। वो कौन सा? अगर देखिए ये तो P और K रहेगा, लेकिन आखिर में जो सीड का साइज अच्छा होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए, हाँ। उसके वेट अच्छा होना चाहिए, वही मेन मुद्दा है। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा क्या है कि पोटास देना जरूर है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए 0050 का एक स्प्रे देते हैं, वो 80 दिन में देते हैं। 80 दिन में, 80 या 85 दिन में लास्ट वाला देते। पर लीटर कितना? पर लीटर 7 ग्राम के हिसाब से 7 ग्राम, काफी हेवी देना पड़ता है। काफी हेवी एक बार ही देने का, क्योंकि उस टाइम लीफ का स्ट्रक्चर है वो हार्ड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वो झेल सकता है।
पोटैश ले सकता है। ले सकता है। उस टाइम पे बड़ा भी हो जाएगा। बड़ा भी हो जाएगा। और वो कई किसान मेरे को पूछते हैं कि उसके बीच क्या करना चाहिए। अभी देखिए इसके बीच में एक रहेगा जिनके पास ड्रिप है, वो ड्रिप वाला और एवरेज उसको बढ़ाने का है। अच्छा, यहाँ से ड्रिप बिछाना। हाँ, ये यहाँ से नाली वाला ड्रिप लगाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फर्टिगेशन, मतलब ड्रिप अगर लगाता है तो फर्टिगेशन अच्छा कर पाएंगे। इसके ऊपर ड्रिप रहेगा तो जब बारिश रुक जाएगी तो आप थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा पानी जो आपके पास है वो देके उसको बचा सकेंगे। अच्छा। अगर फ्लावरिंग स्टेज में है और बारिश एकदम से रुक गई तो आपको पानी की जरूरत ही पड़ेगी, क्योंकि उसको ट्रेस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो ड्रिप नहीं है, यहाँ पे आप कैसे देते हैं? हाँ, अभी मेरे पास वो सिस्टम है उसका पानी देने का। चेंबर है। हाँ, ये यहाँ तो लगता ही नहीं है। अभी ये निकलेगा ही इसके ऊपर, क्योंकि ये सॉइल 100 फुट तक ये ऐसा ही है सॉइल। आपके यहाँ पानी अच्छा पकड़ता है और टेम्परेचर बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी लगा तो वो नाली से छोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा नहीं हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास मतलब ऐसा दिक्कत आती है तो इस नाली से भी आप पानी छोड़ सकते हैं। अगर इरिगेशन सिस्टम लगा सकते हैं, सस्ती वाली एकदम सस्ती बजट वाली 10-15 हज़ार में 1 एकड़ का भी लगा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं फर्टिगेशन के बारे में। जैसे कि अब आपके पास ड्रिप नहीं है तो आप फर्टिगेशन कुछ देते हैं नीचे से? हाँ, अभी देखिए कि मैं पहले बेसल डोज में ये सब दे देता हूँ। अच्छा। उसके बाद ये जरूरत ही नहीं इस क्रॉप को देने की। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 28 कुंटल जो कि इंडिया में अभी तक कोई ज़्यादा निकाला नहीं है, आप निकालते हैं तो फर्टिगेशन आप कुछ नहीं देते बाद में? जिस जगह मैंने 28 क्विंटल निकाला था उसको ड्रिप था। अच्छा, हाँ, वो ड्रिप वाला था तो उसको ड्रिप से अमोनियम सल्फेट, हाँ, मतलब फर्टिगेशन चल रहा था। उसमें अमोनियम सल्फेट 50 दिन से 60 दिन तक 10 दिन में 40 kg अमोनियम सल्फेट दे दिया था, थोड़ा करके। और आप 70 दिन तक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। अगर बारिश बहुत हो गई तो पानी देना जरूरत नहीं ना। मतलब आप ड्रिप अगर लगाते हैं तो NPK मात्रा मेंटेन करके आप जमीन से दे सकते हैं। उसके बाद क्या रहता है कि लास्ट स्टेज में अगर बारिश बहुत हो गई और कम भी हो जाती है तो रूट का थोड़ा सा डैमेज सड़ने लग जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर बढ़ेगा, नीचे नमी रहेगी तो रूट थोड़ा सा डैमेज होने की संभावना है। इसके लिए क्या कर देते हैं हम, ड्रिप जब रहता है तो WDJ वाला सल्फर वो ड्रिप से छोड़ देते हैं, का काम करता है। तो वो फंजीसाइड का रूट लेवल पे काम करता है। उसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा यील्ड में आपको मिल जाएगा। मतलब अगर दोस्तों ड्रिप लगाते हैं सोयाबीन पे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 20% तो आपको यील्ड ज्यादा ही पड़ेगा। आपने यहाँ पे जो सोयाबीन लगाया है, यहाँ पे ड्रिप नहीं तो मिनिमम कितना उत्पादन निकल सकता है? ये 20-22 तक निकलता है, 18 से 22 तक भी काफी है। हाँ, बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया है। हमारे यहाँ तो 4-5 कुंटल 6 कुंटल बराबर बहुत हो गया, मैंने खुद ही देखा है। तो थोड़ा हमें ये बताइए कि 1 एकड़ के हिसाब से पूरा प्लांट से लेके हार्वेस्टिंग तक कैसा हिसाब रहता है, वो थोड़ा बताइए। हाँ, मैं अभी बता देता हूँ कि 1 एकड़ में अगर स्क्वायर फुट पूरा रहेंगे तो वो डिस्टेंस कितना भी कम ज़्यादा रहेगा, लेकिन एवरेज लो तो 43,560 ही रहेगी। हाँ, वो तो है। तो 43,560 में हम क्या करते हैं, 3.5 फीट की नाली बनाते हैं, ये बेड बनाते हैं। तो ये बेड जो है, टोटल बेड जो आएगा ये पूरा, वो रनिंग फीट का अगर नापेंगे, ये ऐसा इतना वाला ये बेड ऐसे नापेंगे तो ये आ जाएगा 1 एकड़ में 12,500 फीट का। 12,500 फीट का ये आप कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 43,500 डिवाइडेड बाय 3.5 तो 12,500 का आ जाएगा। अच्छा। तो उसके दोनों साइड हम लगा रहे हैं। बराबर है क्या, ये देख रहे हैं आप? हाँ, दोनों साइड में लगा रहे हैं। बराबर। तो इंटू 2 हो जाएगा। 12,500 इंटू 2 यानी कि 25,000। 25,000 हो गए। 9 इंच में 3 प्लांट लगा रहे हैं। अभी आपने देख लिया कि 1 फीट में 1.5 फीट में कितना हो गया, ये 9 इंच और ये 9 इंच, इसमें कितने हो गए ये देखो, यहाँ पे 6 प्लांट हुए, 6 हो गए, यानी कि 1.5 इंटू 1.5 में 6 यानी कि 1 फीट में कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब 25,000 में 4 1 लाख प्लांट। 1 लाख प्लांटेशन ये हो गया 1 एकड़ का। 1 एकड़ का 1 लाख प्लांट। 1 लाख प्लांट अभी यहाँ मौजूदा है इस खेत में। अच्छा। इसके लिए मैंने 15 kg सीड लगाया है। अच्छा। अगर 15 kg सीड आपको लगा 1 एकड़ में और उसमें 1 लाख प्लांटेशन मिल गया 15 किलो में। हाँ। अगर एक देखा जाए कि 1 लाख प्लांटेशन है, एक प्लांट को हमें यील्ड कितना लेना चाहिए, तो
इसमें से अगर कम भी हो गए कुछ रोग वगैरह कीड़ में इसमें खराब हो गए तो 20% अगर निकाल भी देंगे तो 80,000 तो होना ही जरूरी है। 80,000 प्लांट बचेंगे, बचने ही चाहिए लास्ट तक। हाँ। कटाई वाले दिन तक बचने चाहिए। अच्छा। जो प्रोडक्शन देने वाले वो 80,000 अगर हम होने ही चाहिए, उसके ऊपर ही रह जाते हैं, लेकिन 80 तो मिनिमम रहना ही चाहिए। उतने रहेंगे और 25 ग्राम पर एकड़ में 25 ग्राम पर प्लांट अगर आ जाएगा तो 25 × 8,000 कितना होगा देखो। 25 × 8,000 हमारा 20 टोटल क्विंटल। 20 कुंटल 20 लाख किलोग्राम ग्राम आ जाएगा। उसको डिवाइडेड बाय 1000 कहेंगे तो 20 क्विंटल यील्ड आना ही पड़ेगा आपको। मतलब 20 कुंटल बराबर 1 एकड़ में आ ही जाएगा। आ ही जाएगा। मिनिमम 80,000 हमारे यहाँ पे प्लांट बचते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्लांट की होना जरूरी है। दोस्तों सर जी के गणित के लिए सलाम करते हैं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा क्योंकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है सोयाबीन के, खास करके इतने डिटेल में मैंने तो कभी आज तक नहीं देखा है। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। हमने की प्लांटेशन से लेके अभी कटाई तक 20 कुंटल तक हमने मिनिमम देखा है यहाँ पे उत्पादन निकाल सकते हैं सिंपल सादा तरीका से। मार्केटिंग अब सबसे मेन मुद्दा है बराबर। सोयाबीन का एक मार्केटिंग सिनेरियो क्या है, मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, अभी रेट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। अभी देखिए सोयाबीन के रेट इस साल तो बहुत ऊंचे लेवल पे है। अभी पूरे ऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो ऑयल का कंजम्पशन बढ़ गया है और उत्पादन कम आ रहा है। अभी क्या है देखिए कि इंडिया का जो क्रॉप कटाई रहती है वो रहती है सितंबर अक्टूबर तक रहती है। अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद जनवरी में कैलिफोर्निया की यानी कि अमेरिका वाली रहेगी। उसके बाद वाली आती है वो चाइना वाली आ जाती है। तो इसके हिसाब से ट्रेंड चलता रहता है कमोडिटी मार्केट में। अभी देखिए अमेरिका का कम आ गया तो मानो इंडिया का रेट बढ़ने वाला है। तो थोड़ा किसानों को क्या करना चाहिए, मार्च तक रुकना चाहिए। उसको अपना मार्केट में सोयाबीन नहीं बेचना चाहिए। ओ मतलब स्टॉक करना चाहिए। स्टॉक करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। अगर आपको जरूर है, पैसों की जरूरत है तो आप 2-4 क्विंटल बिका के उस बाकी का रखना चाहिए। रखने में ये भी दिक्कत है ना कि ज्यादा दिन रखते हैं तो तेल की मात्रा कम हो सकती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार आप उसको ड्राई करेंगे 10 तक मॉइस्चर लाएंगे रखेंगे तो 1 बरस तक 2 बरस तक रखेंगे, कुछ दिक्कत नहीं। ऑल % कम नहीं होता है वो। तो आप ऐसे सनलाइट में डायरेक्ट तो नहीं रखोगे, अपने घर में ही रहोगे या वेयर हाउस में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बहुत ही दिक्कत है पैसों की तो आप ऐसा कीजिए, वो बैंक से वेयर हाउस में रख के उस पर्ची पे लोन लीजिए। और थोड़ा सा मार्केट में क्या रह जाता है, अभी ट्रेंड है कि एक बार सोयाबीन की कटाई चालू हो गई, कटते लोग बाजार में लेके जाते हैं, रेट कम हो जाता तो मंडी में एक बार इतना माल आ जाता है कि रेट गिर जाते हैं। इसको अगर रोकना है और अपना मुनाफा बढ़ाना है तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। मार्च तक थोड़ा रुकना चाहिए या मार्च अप्रैल तक थोड़ा डाल देना चाहिए। जैसे जरूरत है माल निकालना चाहिए। एक बार माल निकालना जरूरी नहीं है। इससे ये क्या हो रहा है, एक किसानों का घाटा हो रहा है। हाँ। और दूसरी बात दिक्कत ये है कि किसानों के पास रखने के लिए जगह नहीं है। वो तो है सभी के पास। दूसरी और एक बात जरूरी रहता है कि उसके पास ड्राइंग इस सीजन में ड्रायर किधर नहीं रहता, नमी का ज़्यादा रहती है तो ड्राई नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने इसको इसके लिए क्या करना है, वो गांव-गांव में ड्रायर के लिए कुछ सब्सिडी देके वो बनाना पड़ेगा। जहाँ सोयाबीन की बहुत पैदावार होती है, अगर वो ड्रायर रहेंगे तो ड्राई करके कितने भी दिन रख सकते हैं। साल भर रख सकते हैं। वो सही रहेगा। और जितना अच्छा रखोगे, अब किसान देखो क्या करते हैं, ये सब ऐसा नमी वाला 20% नमी रहता है ऐसे बेच देते, तो मॉइस्चर के हिसाब से रेट हो जाते हैं तो रेट कम हो जाती है। अभी क्या रहता है, आ गया मंडी में बेच दिया, कितना भी आए 3,000 2,000 में भी मांग देता है तो वो भी बेच देता है। रेट का क्या सिनेरियो थोड़ा सा बताइए। हाँ, क्योंकि मैं सुनता हूँ कभी 3,000 कभी 3,500, अभी 8,000 हुआ ना। अभी 8,200 तक गया था। हाँ, तो वही जो पूछ रहा हूँ वो मैंने बताया ना, जो प्रति कुंटल। हाँ, ज्यादा यील्ड लेने वाली जो कंट्री है वहाँ जब एवरेज कम हो जाता है तो हमारे रेट बढ़ने के आसार बढ़, प्रोडक्शन कम होता है तो अपने रेट बढ़ जाते हैं। एक बताइए कि आपने मतलब कई सारे कंट्री आप घूमे हैं, सोयाबीन खेती सालों से कर रहे हैं, काफ़ी सारा इसके बारे में आपको अनुभव हो गया है। बराबर। क्या लगता है आपको इसका मतलब फ्यूचर कैसे रह सकता है सोयाबीन के बारे में, आप फार्मर्स को थोड़ा बताइए। अभी मैं किसानों को एक बात बता देगा और गवर्नमेंट को भी बता दूंगा। अगर आप देख लेंगे तो इंडिया में अभी औसतम एवरेज है 5, 6, 7 क्विंटल तक है इंडिया की। अगर यही हिसाब से देखा जाए, कैलिफोर्निया वाला जो किसान है या अमेरिका वाला जो किसान है वो 55 क्विंटल पर एकड़ निकाल रहा है। अरे बाप रे, इतना बड़ा बैरियर है, डिस्टेंस लंबा है। डिस्टेंस बहुत बड़ा है।
अगर इसके हिसाब से जाना पड़ेगा तो हमें इसमें बहुत सी जो कमियां है वो दूर करनी पड़ेगी। वहाँ की जो किस्म है उसके हिसाब से और हमारी नेचुरल कंडीशन के हिसाब से उसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और ये इस फसल में अगर मॉडिफिकेशन कर देंगे तो ये वैरायटी पूरे वर्ल्ड में चलने वाला ये क्रॉप है, पूरे वर्ल्ड में। और ये गरीब किसान को अमीर बनाने वाला क्रॉप है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोगों का मांसाहारी, हाँ, ये जो हाई प्रोटीन जो कंजम्पशन करने वाले उनको ये क्रॉप ही संभाल सकता है। जो कुपोषण हो रहा है हाँ। उसके लिए भी ये क्रॉप ही वरदान ठहर जाएगा, लगेगा। ये थोड़ा क्या करना चाहिए कि पूरे देखिए इंडिया में देखा जाए तो 70% ऑयल हम एक्सपोर्ट करते, इम्पोर्ट करते, सॉरी। अगर ये इंपोर्ट में इतना पैसा अपना जा रहा है, वो बचाना है सरकार को, तो इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा इसको मोटिवेशन करना पड़ेगा। हाँ। और ये क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड कैसे दे। हाँ। और हम जो ऑयल वहाँ से ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपोर्ट करें, इसी हिसाब से थोड़ा माइंड बनाएंगे तो एक दिन यही क्रॉप इंडिया को मोटिवेट बनाने में फ़ायदेमंद रहेगा और किसानों को भी अच्छा मुनाफा मिला के दे सकता है। इकोनॉमिकली भी अच्छा है, ये बहुत इकोनॉमिकली साउंड हो जाएगा। एक आखिरी मुद्दा जो हमारा मेन रहेगा मेरा कि 1 एकड़ में हमें खर्चा कितना हो जाएगा और उत्पादन कितना आ जाएगा? हाँ, 1 एकड़ में मेरा खर्चा, क्योंकि मैं ये सब बेड बना देता हूँ और इसका टोकन मेथड बेसल डोज टोकन लगा देता हूँ, फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सब जो डाल रहा हूँ, पूरा टोटल खर्चा लगाने के बाद पहले जीरो से एंड तक 90 दिन तक, यानी कटाई होने तक और ये माल घर में जाने तक पर एकड़ में मेरा खर्चा आ रहा है 22,000 टोटल 22,000 रुपये आ रहा है। सही है। अभी ये इस साल से बढ़ जाएगा क्योंकि अभी डीजल बढ़ गया तो ट्रैक्टर का खर्चा बढ़ जाएगा, वो फर्टिलाइजर हो जाएगा, मान लीजिए 25-30 तक जाएगा मान लिया। और उत्पादन 20 कुंटल का कितना एवरेज रेट से? 20 क्विंटल का एवरेज यील्ड अगर 3,500 पिछले साल 4,000 तक पकड़ेंगे तो 80,000 तक हो जाता है। मतलब 30,000 रुपये खर्चा करके 80,000 तक, मतलब 50,000 तो मुनाफा हम डबल ट्रिपल कमा सकते हैं। हाँ, डबल दुगना तो हो जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो एकदम खास हुआ है। 20 साल का अनुभव 20-25 मिनट में दे रहे हैं आपको, तो बताइए आपको क्या लगा सर जी के बारे में, इतना अनुभव के बारे में, और आप सोयाबीन की फसल अब लेना चाहेंगे कि नहीं वो कमेंट करके तुरंत बताइएगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी और मुझे भी खास करके अच्छा लगा। मैं भी लगाने की कोशिश करूंगा सोयाबीन, जरूर लगाइए और एवरेज ज़्यादा निकाल के आप ही जानकारी किसानों को दीजिए। और एक बात बताना चाहूँगा, जो जानकारी इन लोगों ने मेरे से शेयर की है वो आप जानकारी, मैं तो सब किसानों के पास नहीं जा सकता और ये फील्ड यहाँ की इन्होंने जो दिखाया है वो सबके फील्ड में मैं नहीं जा सकता, लेकिन ये जानकारी आप लाखों हजारों किसानों तक पहुँचाइए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए और अपना नाम भी रोशन कीजिए। यही मैं आपको एक इल्ता देता हूँ और यहाँ ठहर जाता हूँ। धन्यवाद। इस बात पे एक लाइक और शेयर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा क्योंकि ऐसे वीडियो आते रहेंगे हमेशा। धन्यवाद।